Hello everyone. So today's our topic is Introduction to Hemodynamics and Electrophysiology of Heart. So hemodynamics means हीम एंड डायनेमिक्स. हीमोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम एंड डायनेमिक्स. हीम का मीन्स होता है ब्लड एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्लड है उसका मूवमेंट होता है हमारे थ्रू आउट द बॉडी, एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट यानी हार्ट की क्या क्या फंक्शनिंग है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्पफुल होता है. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर. इन दिस जो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है कार्डियोवैस्कुलर हीमोडायनेमिक्स. कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स जो हमारी वेसल्स हैं जिसमें हमारी आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी, कैपिलरीज आएंगी. सो हार्ट और जो हमारी वेसल्स हैं उनमें हीमोडायनेमिक्स, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन. सो बेसिकली इस चैप्टर का जो नाम है, जो नेम है, उसका मीनिंग ये है कि हार्ट में और हमारे जो वेसल्स हैं उनमें कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको हम पूरा स्टडी करेंगे. सो हीमोडायनेमिक्स is the term used to describe interactions of the physiological parameters that govern the behavior of CVS. हीमोडायनेमिक्स एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है उनकी इंटरेक्शन को, और उनका जो इंटरेक्शन हुई है जो गवर्न करती है सीवीएस के बिहेवियर को. सीवीएस मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं, उसे बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स. सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट द cardiovascular system is concerned with circulation of blood. सो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें हम मेनली क्या करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को स्टडी करते हैं. असेंशियली इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट विच वर्क एज अ पम्प एंड ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड. सो इसमें मेनली दो चीज़ें हैं जिनको हम मेंशन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ हार्ट जो कि एज अ पंप वर्क करता है, यानी कि ब्लड को पंप करेगा बॉडी में फ्लो होने के लिए, और ब्लड वेसल्स जो हार्ट ने पंप किया है उस ब्लड को वो कैरी करती है थ्रू आउट द बॉडी. सो द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सर्कुलेट्स थ्रू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी. सो मेनली जो ब्लड हमने पंप किया है और जो ब्लड वेसल्स ने जिस ब्लड को कैरी ऑन किया है उसमें मेनली क्या है, हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं जो कि बाय पंपिंग पूरी बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं. सो द वर्ड हीमोडायनेमिक्स मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. तो जो ब्लड हीमोडायनेमिक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या हुआ कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट वन इज कोरोनरी ब्लड फ्लो. So in resting, coronary blood flow in human average is approximately 225 ml per minute, which is 0.7 to 0.8 ml per gram of heart muscle. That means कि रेस्टिंग फेज में जो हमारी कोरोनरी वेसल्स होती हैं उनके अंदर हर मिनट में 225 ml ब्लड का एवरेज फ्लो करता है. दैट मीन्स कि जो हमारी हार्ट मसल्स हैं उनके हर ग्राम में 0.7 से 0.8 ml तक का जो ब्लड है वो फ्लो करता है. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द डायस्टोल. दो फेजेस होती हैं हार्ट के अंदर. वन इज सिस्टोल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन. सो ड्यूरिंग द डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स फेज में होता है उस टाइम पे कार्डियक मसल्स रिलैक्सेस कम्प्लीटली. कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं एंड नो लॉन्गर ऑब्स्ट्रक्ट्स द ब्लड फ्लो थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैपिलरीज. और उस टाइम पे जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के में जो कैपिलरीज होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं. नाउ द कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो. तो हमारा जो हार्ट है वो कैसे ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं. सो फर्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीजन की डिमांड.
सो ऑक्सीजन डिमांड इज़ अ मेजर फैक्टर इन लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन, कि जो ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है लोकली, ब्लड फ्लो के रेगुलेशन के लिए जो सबसे मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीजन की डिमांड, कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना रिक्वायर्ड है ब्लड का फ्लो। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होना चाहिए, और अगर ऑक्सीजन डिमांड कम है तो अगर कम भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो भी वो ओके होगा। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, किन के लिए ज़्यादा परफ्यूजन रेट की रिक्वायरमेंट है और किन के लिए कम परफ्यूजन रेट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रीज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो इन रिस्पॉन्स टू मायोकार्डियल ऑक्सीजन यूजेज। इट मीन्स कि मायोकार्डियल मसल्स के थ्रू जितनी ऑक्सीजन यूज होगी उतना ही ज़्यादा कोरोनरी ब्लड फ्लो होगा। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिव हाइपरीमिया इन कोरोनरी सिस्टम। अगर कोरोनरी सिस्टम में रिएक्टिव हाइपरीमिया होगा तो भी वहाँ पे कोरोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट वन इज नर्वस कंट्रोल। अभी हमने क्या देखा, कोरोनरी ब्लड फ्लो का कंट्रोल कैसे कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि कैसे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे हार्ट पे और हमारा जो सर्कुलेशन है उस पर कंट्रोल करता है। सो स्टिमुलेशन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ANS, टू द हार्ट कैन अफेक्ट कोरोनरी ब्लड फ्लो इन 2 वेज। जो हमारा ANS है वो हार्ट को अफेक्ट करता है 2 तरीके से। पहला है डायरेक्ट कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या होगा कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक एसिटाइल कोलिन एंड नोर एपिनेफ्रीन, ये वेसल्स पे एक्ट करेंगे डायरेक्टली और कोरोनरी ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देंगे। एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो इन इनडायरेक्ट कंट्रोल रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो स्टिमुलेट करेगा हार्ट की नर्व्स को, जो अफेक्ट करेगा कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोरोनरी ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। सो इसमें क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है सबसे पहले वो एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट होकर जो हमारी पेरिफेरल वेन्स हैं उन पे एक्ट करेगा, उन पे एक्ट करके वीनस प्रेशर को अफेक्ट करेगा। उस चेंज में एक और फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न होगा। वीनस रिटर्न होने के बाद वो फर्दर आर्ट्रिया में जाएगा और वहाँ पे प्रेशर कोज करेगा, जिसकी वजह से आर्ट्रियल प्रेशर क्रिएट होगा। उसका रिजल्टेंट होगा एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, और उसका रिजल्टेंट होगा कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। एंड बेसिकली द स्ट्रोक वॉल्यूम इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच रिजल्टेंट इन द कार्डियक आउटपुट। एट द अनदर हैंड, जो हमारा ऐसे नोड है, हमारा ये हार्ट है, इसमें ये 4 कॉलम है, इसके जो फर्स्ट आर्टरिया है यहाँ पे ऐसे नोड है, वो हार्ट की रेट को डिटरमाइन करता है। उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें है एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू हार्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो ऐसे नोड को अफेक्ट करेंगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट करेगा, प्लाज्मा एपिनेफ्रीन अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो अफेक्ट होंगी। सो इन सब का ओवरऑल इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट पे पड़ेगा, और कार्डियक आउटपुट का जो इफेक्ट है वो पड़ेगा मीन आर्ट्रियल प्रेशर पे। एंड ऑन द अनदर हैंड हमारा न्यूरल कंट्रोल, लोकल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल होगा।
न्यूरल कंट्रोल में दो चीज़ें होंगी, एक होंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और एक होंगे वैसोडायलेटर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर में आएंगे आपके सिंपैथेटिक नर्व्स और वैसोडायलेटर्स में आएंगे न्यूरॉन्स दैट रिलीज NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। हार्मोनल कंट्रोल में होंगे हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड वैसोडायलेटर्स। कॉन्स्ट्रिक्टर्स में आएंगे हमारे एपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंडोथिलीन 1 एंड वैसोडायलेटर्स में आएंगे एपिनेफ्रीन, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जिसे ANF भी कहा जाता है एंड पेप्टाइड्स। एंड लोकल कंट्रोल में आएंगे हमारे RAS जिसे बोलेंगे हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, NO दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइनिन्स, स्ट्रेच प्रेशर, स्ट्रेच मीन्स स्ट्रेचिंग करना, खींचना, प्रेशर मीन्स प्रेशर अप्लाई करना, मायोजेनिक टोन। सो ये सब किसको अफेक्ट करेंगे? आर्ट्रियल स्मूथ मसल्स को। एंड हीमोक्राइट जो कि अफेक्ट करेगा ब्लड की विस्कोसिटी को। हीमोक्राइट का मीन्स होता है कि टोटल ब्लड में कितना RBC का अमाउंट प्रेजेंट है, जो कि हम सेडिमेंटेशन रेशियो से पता करते हैं। और ये सब अफेक्ट करेंगे हमारे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, यानी कि जैसे अगर ये हमारी कोई वेसल है उसमें उसको स्ट्रेच होने के लिए जितना रेजिस्टेंस जो लग रहा है उन सबको ये अफेक्ट करते हैं। और फाइनली ये अफेक्ट करेगा एज द सेम मीन आर्ट्रियल प्रेशर को। सो अगर हम मीन आर्ट्रियल प्रेशर की बात करें तो दैट इज कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई विथ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑफ द हार्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन। जब एक बार हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना अमाउंट ब्लड का वो पंप करेगा उसे बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड नॉर्मली only about 2/3 of the blood in the ventricle is expelled with each beat। हर बार जब हार्ट बीट करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें सिर्फ टोटल ब्लड का 2/3 अमाउंट ही एक्सपेल हो पाता है। सो दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट विच इज फ्लो ऑफ ब्लड यूजुअली मेजर्ड इन लीटर पर मिनट। मतलब कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हर मिनट में कितने लीटर जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है उसे बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। सो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को हम क्या बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन में एक बार ब्लड को टोटल सर्कुलेट होने में कितना अमाउंट जो है ब्लड का वो फ्लो हो रहा होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। So cardiac output is equals to stroke volume multiply with heart rate, that is equals to 5 लीटर पर मिनट। तो ऑन एन एवरेज हर मिनट में 5 लीटर ब्लड का हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा होता है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन, कि कैसे जो हमारे अगर कम हो जाता है ब्लड का फ्लो तो क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे स्टिमुलेट करते हैं और कैसे कैसे वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज, जब ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से वहाँ सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है और उस टाइम पे थ्रस्ट बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा प्यास लगने लगती है और ज़्यादा वाटर का इंटेक हमारी बॉडी की नीड हो जाती है। उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बैरोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है उसके रिस्पॉन्स में,
जिसकी वजह से रीनल परफ्यूज़न कम हो जाता है। उसका रिजल्टेंट ये होता है कि जो वाटर और सोडियम है जो किडनी से फिल्टर होते हैं उनका अमाउंट कम हो जाता है, और जब सोडियम और वाटर नहीं एक्सक्रीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्लड में ज़्यादा हैं। ब्लड में अगर वो एक्सक्रीट नहीं होंगे तो वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे उनकी अमाउंट सोडियम और वाटर की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2O एंड सोडियम इन सर्कुलेशन। दिस इज़ द फर्स्ट मैकेनिज्म। इसके अलावा सेकेंड मैकेनिज्म क्या होगा कि जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो वो स्टिमुलेट करेगा कंसंट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रीशन। सोडियम और वाटर को तो रिटेन कर रहा है, लेकिन कंसंट्रेटेड अमाउंट जो है यूरिन की वो एक्सक्रीट होगी, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा कि ADH का जो प्रोडक्शन है हाइपोथैलेमस में वो इंक्रीज हो जाएगा। ADH मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है उस वाले हार्मोन का रिलीज होने लग जाएगा, जो इनहिबिट करेगा ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज को और सीरम ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करेगा। मीन्स क्या हुआ कि जब हमारा यहाँ से जब हमारा ब्लड जो है उसमें वाटर और सोडियम का अमाउंट इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया और ऑस्मोलैरिटी कम हो गई, जिसने भी ADH को इनहिबिट किया। जब ये कंडीशन थी तब तो ADH को स्टिमुलेट किया गया, और जब ये कंडीशन आई तो उसे इनहिबिट किया गया। सो बेसिकली दिस इज़ द फंडामेंट। अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसे स्टिमुलेट किया जाएगा, अगर ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी तो इसे इनहिबिट किया जाएगा। ऑन द अनदर हैंड, जब यहाँ पे हमारा रीनल से परफ्यूज़न कम हुआ तो उसके रिजल्टेंट रेनिन रिलीज़ होने लगा, और रेनिन के रिलीज़ होने से रिलीज़ हुआ एंजियोटेंसिन 1 एंड 2, जिसने एल्डोस्टेरोन को एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ करवाया, और जिसने भी क्या किया ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ किया। सो दिस इज़ ऑल्सो एन अनदर फैक्टर जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड चीज़ जो अफेक्ट हो रही है वो है जब हमारी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हुई थी तो उसका रिजल्टेंट में हमारा ADH रिलीज़ हुआ था, जो हमारा स्टोर था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और उसने किडनी से वाटर का अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो गया, और उसका रिजल्टेंट भी क्या हुआ कि वाटर और सोडियम की जो कंसंट्रेशन थी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। सो दिस वाज द रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू सोडियम एंड वाटर लेवल। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कि हम अपने BP को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज़ डिटरमाइंड बाई वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट। दो फैक्टर्स हैं जिन पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन इज़ कार्डियक आउटपुट। वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो रेगुलेट होता है एट द लेवल ऑफ आर्ट्रियोल्स विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल इनपुट्स। तो हमारा जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो आर्ट्रियोल्स के थ्रू रेगुलेट होता है, और जो हमारे आर्ट्रियोल्स हैं वो न्यूरल एंड हार्मोनल जो इनपुट्स होते हैं, जो वहाँ से फैक्टर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो उसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो इसके अंदर सबसे पहले हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, तो 3 मेजर टाइप के कार्डियक फाइबर्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट वन इज़ आर्ट्रियल मसल, सेकेंड वन इज़ वेंट्रिकुलर मसल, एंड थर्ड वन इज़ स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स।
ये जो तीनों टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन अ सेम वे एज स्केलेटल मसल्स, बट ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लॉन्गर। ये सारे वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स करती हैं, लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लॉन्गर होता है। नेक्स्ट वन इज़ द रिस्क फैक्टर्स, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं और उसका प्रोग्रेशन करते हैं। उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पहले हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि किस किस की वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है और उसका प्रोग्रेशन हो सकता है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो पहले रिस्क फैक्टर्स में आते हैं मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स के अंदर आएंगे हमारे बेसिकली 5 फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है डिसलिपिडीमिया। डिस मतलब अबनॉर्मल एंड लिपिडीमिया मीन्स लिपिड इन द ब्लड। ये किसकी वजह से हो सकता है? इंक्रीज इन एलडीएल, एंड सेकेंड वन इज मॉडिफिकेशंस की वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह किस किस वजह से हो सकता है? वेस्कुलर परमिएबिलिटी की इंक्रीज होने की वजह से, इंटीमल एलडीएल रिटेंशन की वजह से, इंक्रीज एलडीएल बाइंडिंग टू एसएमसी। एलडीएल मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एसएमसी मीन्स स्मूथ मसल cells, that is our smooth endoplasmic reticulum can be, or other smooth muscles, other smooth cells. Next one is tobacco and smoking. So tobacco and smoking क्या करते हैं? increase LDL level and endothelial dysfunction ये cause करते हैं। Next one is diabetes mellitus, which is caused by increase in LDL, glycation and endothelial dysfunction. Next one is obesity, which is caused by increased insulin resistance, hypertension and dyslipidemia. Next one is non modified risk factors, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। उनमें आते हैं आपका फर्स्ट एज, जो कि चेंज नहीं की जा सकती, एंड हायरार्की यानी हमारे जो जेनेटिक्स है वो। उसके अलावा फैक्टर है मेल फैक्टर, मेल जेंडर। तो उनमें क्या होता है? एस्ट्रोजन मीडिएटेड जो आर्थ्रो प्रोटेक्शन होता है वो कम होता है, एलडीएल का लेवल कम होता है, एलडीएल का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होता है और एचडीएल का जो लेवल होता है वो कम होता है, जिनकी वजह से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कोज हो सकता है और उसका प्रोग्रेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। पहला हो सकता है कैल्सिफिकेशन। कहाँ कहाँ पे? हमारे रीनल आर्टरीज में, जिसकी वजह से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना हो सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कॉज हो सकती है। नेक्स्ट उसकी वजह से हो सकता है रप्चर। रप्चर कहाँ कहाँ हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, यानी अपनी हार्ट मसल्स में, एंड थ्रोम्बिक स्ट्रोक कोज हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है हेमरेज। नेक्स्ट हो सकता है एम्बोलाइजेशन डिस्टल साइट्स विच इज रिजल्टेड इनटू एम्बोलिक स्ट्रोक। एंड नेक्स्ट हो सकता है एंस्यूरिज्म, जिसमें क्या हो सकती है कि हमारे जो आर्टरिया है, अओर्टा है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, जिसका रिजल्टेंट हो सकता है AAA, that means abdominal aortic aneurysm. Next one is what is atherosclerosis and how it cause. So atherosclerosis is driven by interplay of vessels wall injury. एथेरोस्क्लेरोसिस किसकी वजह से होता है? जो हमारी वेसल्स की वॉल होती है उसमें इंजरी हो जाती है और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। द मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस ऑल कोज एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं
और ये सभी क्या करते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनका डिसफंक्शन करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं स्मूथ मसल सेल्स की रिक्वायरमेंट को और उसके स्टिमुलेशन को। What is the action potential in cardiac muscle cell? So it is the basic diagram which explain the action potential. So हमारे जो कार्डियक मसल्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज, फेज 0, फेज 1, फेज 3 एंड फेज 4, जिसमें इस तरीके से जो हमारा पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है और इस तरीके से सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम का इन्फ्लक्स और इफ्लक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा या उसमें डायस्टोल और सिस्टोल होगा। सो नाउ अब हम हर एक फेज़ को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी फेज़ 0, जिसे रैपिड डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस टू एक्साइटेबल टिश्यूज़, जो एक्साइटेड टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, जिसका रिजल्टेंट होता है कि जो सोडियम गेटेड चैनल होते हैं, सोडियम आयन चैनल्स होते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड, वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो ये जो हमारी हार्ट की वेसल्स होती हैं उनमें सोडियम इनसाइड अंदर आने लगते हैं। क्योंकि ये जो वेसल है ये नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसमें सोडियम जब अंदर आएगा विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल होते चले जाएंगे और एक सर्टेन टाइम के बाद अंदर की जो पोलैरिटी है इनसाइड द वेसल वो पॉजिटिव हो जाएंगी। सो सोडियम आयन एंटर्स द सेल डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के सोडियम आयन जो है सेल के अंदर आते जाते हैं। इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइज द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होती है और इंक्रीज द मेम्ब्रेन कंडक्टेंस टू सोडियम आयन डिस्प्लेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू 30 MV। और वो जब डीपोलराइज होती है तो उसकी वजह से जो हमारा मेम्ब्रेन का कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होता है और जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो 13 MV तक चला जाता है। सो यहाँ डायग्राम से शो हो रहा है कि ये जो हमारा ये 0 से यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक गया, हमारा 30 MV तक ये जाएगा। यहाँ फेज़ 0 तक, 0 से फेज़ 1 तक जाने में वो 30 MV तक उसका पोटेंशियल चला जाएगा और इसमें क्या हो रहा है, मेनली सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। नेक्स्ट हमारी आएगी फेज़ 1, जिसे बोलते हैं अर्ली रीपोलराइजेशन। सो इस फेज़ फर्स्ट, जिसे अर्ली रीपोलराइजेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारी सोडियम आयन अंदर आए थे तो उसकी वजह से हमारी सेल क्या हो गई थी, 30 MV तक पोलराइज हो गई थी। अब उसे हम क्या कर रहे हैं, रीपोलराइज कर रहे हैं। तो वो क्या होगी, मेम्ब्रेन बहुत रैपिडली रीपोलराइज होगी और ट्रांजिटेंटली टू ऑलमोस्ट 0 MV तक वो चली जाएगी बिकॉज ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम आयन चैनल्स। ये जो सोडियम आयन चैनल्स थे जिनसे सोडियम जो है अंदर आ रहा था, उनके इनएक्टिवेट होने की वजह से सोडियम अब अंदर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन है वो बहुत ही रैपिडली रीपोलराइज होगी एंड साइमल्टेनियसली ट्रांजिशन इंक्रीज इन आउटवर्ड पोटेशियम करंट। और क्या होगा कि हमारे सोडियम जो आयन चैनल हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, फर्स्टली वो इनएक्टिवेट हो गए हैं और पोटेशियम का जो है वो आउटवर्ड की तरफ ट्रांजिशन होने लग गया है, जिसकी वजह से वो रैपिडली रीपोलराइज होंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ 30 MV तक हमारा गया था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 0 MV तक उसका पोटेंशियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा फेज़ 2 में, उसे बोलते हैं प्लेटो फेज़, यानी कि इस तरह से लीनियर होंगी। तो इसमें क्या होगी, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अप्रॉक्सीमेटली 0 MV तक ही रहेगा रिलेटिवली लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बैलेंस है स्लो इनवर्ड कैल्शियम
एंड आउटवर्ड पोटेशियम, मतलब कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है उसके रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो मेंटेन है। और यहाँ पर जो फेज़ आएगी वो प्लेटो फेज़ आएगी, एज शोन बाय दिस ग्राफ कि यहाँ पे एक प्लेटो फेज़ है। उसके बाद आएगा हमारा फेज़ 3 जिसे रीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम अंदर आ रहा था, जिन चैनल के थ्रू वो अंदर आ रहा था उनका इनएक्टिवेशन हो जाएगा और साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगा पोटेशियम आयन का आउटवर्ड। कैल्शियम अंदर आना बंद हो गया और पोटेशियम का बाहर जाना बढ़ गया। उसकी वजह से जो नेट मूवमेंट है वो क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का है। तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होगा और उसे इस वजह से फिर से जो हमारी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज होने लगेगी, इसलिए इसे रीपोलराइजेशन फेज बोलते हैं। इसमें दो तरह के पोटेंशियल कोज हो सकते हैं, एक होता है फास्ट रिस्पॉन्स एंड एक होता है स्लो रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो पुरकिंजे फाइबर्स की वजह से होता है और पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं हिंज और पुरकिंजे सिस्टम जो है उसमें पाया जाता है एंड आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोसाइट्स में ये पाया जाता है। और जो स्लो रिस्पॉन्स है वो पेसमेकर दैट इज़ एसए नोड और एबी नोड में पाया जाता है। सो बेसिकली ये हमारा हार्ट है, इसमें ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इसमें यहाँ पे एसए नोड होता है और फिर वहाँ से एवी नोड को सिग्नल्स जाते हैं और फिर वो फर्दर पुरकिंजे फाइबर्स और हील्स ऑफ बंडल्स में होते हुए पूरे हार्ट में सर्कुलेट होते हैं। ये है नॉर्मल हार्ट रिदम। बट जो हमारी आर्टरियल फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है आर्टरिया में वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके क्लोट्स बन जाते हैं और जो ब्लड है वो पूल करने लग जाता है, वो वहीं पे घूम करके, मतलब वो आगे नहीं जाने की जगह वो वहीं पे घूमता रहता है। तो ये होती है आर्टरियल फिब्रिलेशन की कंडीशन। सो इस तरीके से जो दो तरह की डिजीज़ हमारे सामने आई हैं हार्ट के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, वो है हार्ट फेलियर और अरिथमिया। हार्ट फेलियर को हम बोलते हैं CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये कब होता है, जब हार्ट जो है अनेबल होता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट परफ्यूजन टू मीट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज़। फर्स्टली जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनकी जितने रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की बाय ब्लड, वो रिक्वायरमेंट हमारा हार्ट जो है फुलफिल करने में अनेबल हो जाता है। एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट यूजुअली इज अकम्प्लिश्ड बाय द इंक्रीज कंजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सर्कुलेशन। तो हमारा जो वेंट्रिकुलर वीनस सर्कुलेशन है, यानी जो हमारा कैपिलरीज में और आर्टरीज में, वेन्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसमें कंजेशन की वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो अनएडिक्वेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर कोज हो सकता है। एंड सेकेंड डिजीज़ जो सामने आ रही है वो है अरिथमिया। तो अरिथमिया किसकी वजह से होता है, इस्चेमिक और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द कंडक्शन सिस्टम और द मायोसाइट्स इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी। फर्स्ट जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है उसमें अगर कोई इस्चेमिक कंडीशन आ गई है या कोई स्ट्रक्चर चेंज आ गया है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, या हमारी जो मायोसाइट्स है यानी कार्डियक जो सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी अरिथमिया कोज हो जाता है। अरिथमिया इज बेसिकली रिदम से रिलेटेड है, यानी इसमें जो रिदम है हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वो चेंज हो जाती है, वो अबनॉर्मल हो जाती है। इन स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट्स, जो नॉर्मल हार्ट्स होते हैं उनमें अरिथमिया मोर ऑफन आर ड्यू टू म्यूटेशन इन आयन चैनल्स, मतलब जो हमारे आयन चैनल्स हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, उनमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से अरिथमिया कोज होता है। दैट कोज अबरेंट रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, वो
अरिथमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है।